प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और हम पिछले वीडियो के अंदर कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। तो इन तीन संख्याओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब यह टॉपिक अपनी कक्षा 8 के अंदर आ रहा है, परिमेय संख्या। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्या। तो सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा के रूप में चर्चा कर लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हो q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान है 0, यानी शून्य नहीं हो, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या कहलाती है। तो अब देखो कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, तो अपने को संक्षेप में यही कह सकते हैं कि जो बटे वाली संख्या है, जैसे 3 बटा 4, 2 बटा 5, इन संख्याओं को क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। अब यही भी अपने एक बात और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 बटा 0 है, ये आ जाए, मैंने लिख दिया 3 बटा 0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो यहां हमने लिखा है कि रूप में लिखा जा सके तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यदि यहाँ पे मैं ये कहता q इज इक्वल टू 0, q बराबर है 0 के, इसका मतलब तो 0 हो सकता है, लेकिन मैंने इसको काट दिया, इसका मतलब है नॉट इक्वल, यानी ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए, ये काट दिया निशान, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि इसमें p का मान तो 3 है और q का मान क्या है? 0 है, जबकि इनमें p का 3, q का 4, p का मान 2, q का मान 5, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये परिमेय संख्या है। अब इसके अंदर हम और उदाहरण देखें कि और कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे आपने देखें कि जैसे अपने प्राकृत से पहले अपने जो संख्याएं पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? जैसे सबसे पहले हमने पढ़ लिया प्राकृत संख्या, दूसरी हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्या, फिर हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, और तीसरी हमने अब 4 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। तो हम ये देखते हैं कि जब हमने क्वेश्चन भी किए थे पूर्णांक के अंदर कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कौन सी किस में आती है, यानी प्राकृत पूर्ण के अंदर सारी प्राकृत आती है, पूर्णांक के अंदर सारी पूर्ण आती है, और परिमेय के अंदर हम बात करें कि क्या पूर्णांक आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे अपने प्राकृत संख्या से ले लेते हैं कि जैसे मान लो 1 2 3 4, यही का था, ये क्या थे? प्राकृत संख्या थे। क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम ये कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्याएं है। क्यों है ये परिमेय संख्याएं? यानी जितनी प्राकृत है वो क्यों है? बात हम करें कि इन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखना चाहिए, तो यहाँ तो सिर्फ केवल 1 2 3 4 है, बटे में कुछ है ही, तो कैसे है ये? तो हम देखते हैं कि किसी संख्या के नीचे यदि कोई अंक नहीं लगा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके नीचे क्या माना जाता है? 1। यदि कुछ नहीं है का मतलब 0 है, तो 0 यदि हम किसी संख्या में भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? अनंत आएगा। तो यदि हम 0 में 1 का भाग करेंगे तो अनंत, 2 में 0 का भाग करेंगे तो अनंत, 3 में 0 का, यानी कुछ नहीं है मतलब 0, तो अनंत आ रहा है मान। जबकि हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4, तो 1 का किसी भी संख्या से गुणा कर दो या किसी भी संख्या में भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इन संख्याओं को लिखते नहीं है 1 को, जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है? 1 बटा 1 है, ये 2 बटा 1 है। जब हम इसका मान देखें तो इसका 1 आ रहा है, 2 में 1 का भाग रहे हैं तो 2, इसमें 3 और इसमें 4, इसी तरह से 5 6 7 8। तो हम ये देख रहे हैं कि इनको p बटा q के रूप में लिख दिया। यहाँ p का मान ये है और ये क्या है? q, तो इन सब में q का मान 1 आ गया।
तो हम ये कहेंगे कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या है, प्रीमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनके नीचे बटा में q का मान है वो कितना है, 1। अब दूसरी बात करें कि क्या पूर्ण संख्या की बात करें तो प्राकृत सारी की सारी पूर्ण संख्या में, इसके अलावा क्या थी, 0। तो हम यहाँ उदाहरण देखेंगे कि 0 भी प्रीमेय संख्या है या नहीं। अब हम देखें कि अभी मैंने बात की कि संख्याओं के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या माना था, 1। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें p का मान तो 0 है और q का मान है वो 1 है। तो हमारे वापस परिभाषा के अंदर जाएं तो p बटा q के रूप में हमने इसको लिख लिया है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, q का मान 1 है, p का मान 0 है। तो मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि p का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का 0 हो सकता है, केवल q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो 0 p का है तो इसका मतलब ये भी सही है। तो 0 भी क्या है, एक प्रीमेय संख्या है। 0 भी क्या है, प्रीमेय संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण भी आ गई। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक के अंदर हमने क्या लिया था, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याएं ली थी। तो धनात्मक व ऋणात्मक की बात करें तो प्रीमेय संख्याओं के अंदर हमें केवल ये देखना है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। यहां हमें कोई मतलब नहीं है कि वो संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, इनको बटा में लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक के अंदर जैसे मान लो -3/4 ये भी प्रीमेय संख्या है, 3/-4 ये भी प्रीमेय संख्या है। और यदि मैं ये कहूं कि दोनों के आगे माइनस लगा दे तो ये भी प्रीमेय संख्या है। यानी यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक सभी क्या होगी, प्रीमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब हम इनको संक्षेप में उदाहरण देख लेते हैं कि प्रीमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ गई। तो अब देखो प्रीमेय का हम उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे हमने अभी अभी देखा है कौन कौन सी संख्याएं, जैसे एक तो बटे वाली संख्या 3/4 या 2 मैंने उदाहरण लिख दिया। 0 भी इसके अंदर आता है, क्यों, 0 = 0/1। 1, 2, 3 ये संख्याएं भी इसी के अंदर आएगी, यानी प्राकृत और पूर्ण दोनों। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि -3/4, -2/3, ठीक है, 3/-2, -3, -2 इस तरह की संख्याएं भी क्या होगी, प्रीमेय संख्याएं के अंदर होगी। तो ये तो है प्रीमेय संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी की कौन सी होती है। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कई बार प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि क्या 0 प्रीमेय संख्या है, तो 0 प्रीमेय संख्या है। ठीक है, अब हम तीसरी बात पे आते हैं। जैसे हमने प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक के अंदर एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न ये था कि सभी पूर्णांक प्रीमेय संख्याएं होते हैं। सभी पूर्णांक प्रीमेय संख्याएं होते हैं, तो इसका जवाब क्या आएगा। दूसरा हम उल्टा कर लेते हैं, सभी प्रीमेय संख्याएं, सभी प्रीमेय संख्याएं पूर्णांक होती है। तो इन दोनों का जवाब, जैसे मेरा पिछला वीडियो था पूर्णांक के अंदर, उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे और सभी का क्वेश्चन हो तो अपना जवाब होना चाहिए हाँ, और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपना जवाब रहेगा नहीं। अब देखो, जैसे पहला प्रश्न मैंने ये कहा है कि सभी पूर्णांक का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक सारी संख्याएं आ गई, वो सभी प्रीमेय संख्याएं है क्या। तो जैसा हमने देखा कि पूर्णांक ये आ गई, माइनस वाली भी आ गई, प्लस वाली भी आ गई, ठीक है ना, ये प्लस वाली भी आ गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूं -2, -3, -5 ये भी इसमें आ गई। और जैसा हमने पहले वीडियो में कहा है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो पूर्ण संख्या भी आ गई, प्राकृत संख्या भी आ गई। तो ये सारी की सारी प्रीमेय संख्या में है, यानी ऊपर वाली सभी संख्याएं प्रीमेय संख्या के अंदर है। नया ऐड हमने ये किया था कि बटा वाली संख्या इसमें हो जाएगी,
जैसे 2/5 3/4 ये किया था। बाकी पूर्णांक तो सारे के सारे इसमें है ना, तो इसका जवाब अपने पास आ जाएगा हाँ। दूसरा सभी प्रीमिय संख्या, सभी प्रीमिय संख्या मतलब ये बड़े वाली की संख्या क्या पूर्णांक होती है, तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या ये पूर्णांक है क्या, ये सभी का मतलब ये भी है। तो पूर्णांक के अंदर हमने पढ़ा था केवल पूर्ण अंक होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ क्या है, बटे वाली संख्या वो पूर्ण अंक था ना, जबकि यहाँ क्या है पूरा अंक नहीं है, 2/5 यानी 2 के 5 हिस्से कर रहे हैं, पूरा हिस्सा नहीं है, तो ये क्या है परिमेय है, जबकि पूर्णांक नहीं है, तो इसका जवाब आ गया नहीं। तो यहाँ मैंने अभी भी बताया था ऊपर से नीचे, यानी ये पूछा जाए क्या सभी प्राकृत प्रीमिय है, हाँ है, सभी पूर्ण प्रीमिय है, हाँ है, सभी पूर्णांक प्रीमिय है, हाँ है। उल्टा क्या सभी प्रीमिय पूर्णांक है, नहीं, ऊपर जाएंगे तो नहीं। क्या सभी प्रीमिय पूर्ण संख्या है, नहीं। सभी प्रीमिय संख्या प्राकृत है, नहीं, सभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर इन छोटे क्वेश्चनों के जवाब भी हमें दे सकते हैं। इसके अलावा इनके हमने गुणधर्म देखते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर 3 प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन तीनों के हमने इनके गुणधर्म देखे थे। वही गुणधर्म हम प्रीमिय संख्याओं के लिए भी देख लेते हैं कि क्या था। जैसे पहला गुणधर्म हम लेते हैं संवृतता, पहला गुणधर्म हम लेते हैं संवृत है या नहीं। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि संवृत वास्तव में है क्या, किसे कहेंगे कि संवृत है या संवृत नहीं है या अवृत है। तो हमने उस वीडियो में हमने देखा था कि जब हम कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं और उसके साथ कोई भी संक्रिया करवाते हैं, संक्रिया का मतलब जोड़, घटा, गुणा या भाग, कोई भी संक्रिया करवा रहे हैं, उसके बाद यदि मान हमें प्राकृत प्राप्त हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो संवृत है। यदि अलग मान प्राप्त हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो संवृत नहीं है। तो वही बात हम यहाँ देखते हैं कि प्रीमिय संख्या संवृत होती है या नहीं। हम चारों संख्याओं के अंदर देखेंगे जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो हम जैसे स्टार्ट में करते हैं 3/4 में हम जैसे ही मान लीजिए 5/4 जोड़े तो हमें ये मान जब हम इनका जोड़ करेंगे तो जैसे हम लघुत्तम लेंगे 4 तो 3 + 5 यानी 8/4। तो हम ये देखेंगे कि ये भी क्या है, प्रीमिय संख्या है, प्रीमिय संख्या है ना। तो इसका मतलब जोड़ हमने किया, 2 प्रीमिय संख्या ली, उसके बाद मान भी हमें प्रीमिय संख्या प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये संवृत का नियम का पालन करते हैं। किसके अंतर्गत है, जोड़ के अंतर्गत ये संवृत होते हैं। इसी तरह मान लीजिए हम घटाव करेंगे, घटाव करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि निशान है वो अलग होने के कारण घटाव हो गया और यहाँ पे माइनस का प्राप्त हो गया, जबकि मैं मान तो बटे में ही प्राप्त होगा, धनात्मक है दोनों। हो सकता है हमने यहाँ घटाव कर दिया तो मान अपने पास ऋणात्मक आ गया, तो ऋणात्मक तो आ गया लेकिन है तो ये प्रीमिय संख्या, क्योंकि ऋणात्मक संख्या भी तो इसमें है, बटे वाली संख्या भी, तो ये भी क्या है संवृत का नियम का पालन करें। इसी तरह से मान लीजिए हम गुणा करें तो क्या होगा, तो गुणा के अंदर जब हम इनकी प्रीमिय संख्याओं की संख्या पढ़ेंगे अलग से, तो ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं तो 5 × 3 = 15 और 4 × 4 = 16। तो ये भी क्या है, एक प्रीमिय संख्या है। इसको उल्ट दिया जाए तो भी ये मान प्राप्त होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये संवृत है, किसके अंतर्गत, गुणा के अंतर्गत। अब अगला हम करते हैं भाग। तो जैसे मान लीजिए हम इन संख्याओं का भाग करें तो क्या आएगा, तो हम जब ये संख्याएं करेंगे तो हमें क्या करना है कि पहले भाग को गुणा में चेंज करना होता है, उसके बाद आगे वाली संख्याओं को पलट देते हैं। 4 × 3 = 12 और 5 × 4 = 20, ये मान प्राप्त हुआ। तो ये क्या आएगा, एक प्रीमिय संख्या प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ हम अपने एक दो उदाहरण और लेते हैं, उससे थोड़ा कंफर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1 भी प्रीमिय संख्या है और 0 भी क्या है, प्रीमिय संख्या। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो अपने को पता है मान प्राप्त होगा 0 प्राप्त हो।
अब यहां हम देखते हैं कि गुणा के अंतर्गत ये सहमत हो गई। अब मान लीजिए मैं 0 में भाग लगाऊं 1 का, मैंने ये आपको पहले भी बताया कि भाग का निशान हो तो हम ये कहेंगे कि संख्या को बटे में लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 0/1, ये हो गया। यहां ये प्रिय संख्या है। अगर हम बात करें उल्टी कि 1 में भाग लगाएं 0 का, तो 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो 1/0 हो गया। यहां पे q का मान क्या हो गया 0, और 0 होने पर क्या ये प्रिय संख्या है? ये प्रिय संख्या नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन इसके अंदर हम देखते हैं कि ये भाग है वो सहवर्त नहीं होते, इसके अलावा सभी में ये सहवर्त होते हैं। तो यहां आपको ये निशान में एक बार के लिए ये लगा रहा हूं कि एक संक्रिया कर सकता है कब? जब हम 0 का भाग करेंगे, 0 का भाग करेंगे, तब वो सहवर्त नहीं होंगे, बाकी अलावा सब में ये सहवर्त होंगे। तो ये हमने यहां पे देख लिया, जोड़ के अंतर्गत सहवर्त होते हैं, घटाव के अंतर्गत सहवर्त होते हैं, गुणा के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि ये सहवर्त नहीं होते, क्योंकि ये सभी में लागू नहीं होता। बाकी कंडीशन में लागू होता है, केवल 0 के अंतर्गत ये नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, वही संख्या वापस हमें प्राप्त नहीं हो रही। इसके अलावा इसके हम दूसरी करते हैं, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं क्रम विनिमय का। तो क्रम विनिमय के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मान क्या प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसा पूर्णांक में था वही सिस्टम इसमें है कि क्रम विनिमय यदि हम करें तो जैसे ही जोड़ और गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम विनिमय के नियम का पालन करेंगे। जबकि घटाव और भाग में ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। कैसे? क्रम विनिमय क्या था कि जब दो संख्याओं का हम क्रम बदलते तो जो मान प्राप्त होता है तो वही प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 3 की गुणा 5 से कर दें या 5 की गुणा 3 से कर दें, तो हम ये देखते हैं कि दोनों के मान सेम प्राप्त हुए हैं। क्रम बदला लेकिन कोई मान में फर्क नहीं हुआ। गुणा के अंतर्गत इसी तरह 3 में 5 जोड़ दें या 5 में 3 जोड़ दें, मान में क्या प्राप्त हो रहा है 8। जबकि घटाव और भाग में यह चीज नहीं होती। जैसे 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 प्राप्त हो रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो रहा है। तो क्रम विनिमय नियम का पालन जोड़ और गुणा के अंतर्गत होता है, बाकी संख्याओं के अंतर्गत नहीं होता। तो ये एक इसी तरह से सातचर्य नियम का पालन था, उसके अंदर हम देख रहे थे वही चीज इसमें आएगी कि जोड़ और गुणा के अंतर्गत इस नियम का पालन होता है, किसमें? प्रीमिय संख्याओं में। और घटाव व भाग के अंतर्गत इसका नियम का सातचर्य नियम का पालन नहीं होता, किसमें? प्रीमिय संख्याओं के अंतर्गत। तो ये अपने को संक्षेप में तो मैंने पूर्णांक वाले वीडियो में समझा दिया है। अब हम केवल प्रीमिय संख्याओं के बारे में हमने इनको अलग से गुणों को देखा है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है प्रीमिय संख्याओं के बारे में जानकारी, तो ये आपको कॉपी में नोट करनी है। धन्यवाद।